जय हिंद साथियों। तो आज देखेंगे हम पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जिसमें हम देखने वाले हैं 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से विनम्र निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है थर्मामीटर, बैरोमीटर, सीस्मोग्राफ या फिर हाइग्रोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब नापा जाता है। साथ में हम पता करते हैं कि थर्मामीटर से क्या नापते हैं। थर्मामीटर से तापमान और सीस्मोग्राफ भूकंपीय तीव्रता को बताता है और साथ ही हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता नापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बीटी कपास है। बीटी कपास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक संकर पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या फिर एक औषधीय पौधा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? H2S, SO2, HCl या फिर N2। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा साथियों SO2। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। साथियों सल्फर डाइऑक्साइड गैस नॉन मेटल ऑक्साइड है एक तरीके की, क्योंकि सल्फर नॉन मेटल होती है, इसलिए SO2 को बोला जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक नॉन मेटेलिक गैस है जिसकी प्रकृति होती है अम्लीय, और यह बारिश की बूंदों के साथ और ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्ल का रूप धारण कर लेती है, अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती है, जिससे हमारी फसलों को, इमारतों के पेंट को और हमारे स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन नंबर 1 है टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सवाना या फिर मरुस्थल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सर्वाधिक वर्षा होती है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है और तापमान भी यहाँ पर उचित रहता है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? आम को पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगला है कैल्शियम कार्बाइड CaC2 या फिर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 कैल्शियम कार्बाइड। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड से फलों को पकाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड में से साथियों एसिटिलीन गैस निकलती है, जिसका फॉर्मूला होता है C2H2। यही गैस फलों को पकाने में मदद करती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? टाइफाइड, एड्स, एनीमिया या फिर टिटेनस। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 टाइफाइड। टाइफाइड दूषित जल पीने से फैलती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों टाइफाइड को आंत्रज्वर यानी कि आंत का बुखार भी कहा जाता है और यह रोग साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु होता है। साल्मोनेला टाइफी एक जीवाणु होता है, उसके द्वारा यह रोग फैलता है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? N2O, CO2, CO या फिर CH4। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी N2O, CO2, CH4 और एक CFC होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। इन सभी से ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। साथियों ग्रीन हाउस गैसें वो गैसें होती हैं जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? केला, बांस, गन्ना या फिर सरसों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 सरसों। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों वे फसलें जिनके बीज 2 पत्ती वाले होते हैं, यानी कि जिनमें 2 दल होते हैं जिन बीजों में, उनको द्विबीजपत्री पौधा कहा जाता है। जैसे हमारा सरसों हो गया, इससे अलग मटर और
अरहर, ये सभी हमारे द्विबीजपत्री पौधे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, कैम्बियम के द्वारा या फिर पैलिसेड के द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, जाइलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पौधे में मिट्टी से जल का अवशोषण तथा संचरण जाइलम नामक ऊतक से होता है। जाइलम नामक ऊतक से पौधों में जल का संचरण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है हमारा, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, भारत का प्राचीनतम एवं प्रथम ग्रंथ ही ऋग्वेद है। इस ग्रंथ में इंद्र को सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है। इंद्र को इस ग्रंथ में सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया है, जिसमें लगभग 1028 सूक्त एवं 10 मंडल हैं इस ग्रंथ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, ओजोन एवं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन या फिर आर्गन एवं ओजोन? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों, वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% पाई जाती है हमारी ऑक्सीजन। तो इन दोनों को मिलाकर हो गया 99%। तो ये दोनों गैस ही वायुमंडल में 99% भाग है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है हमारा, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, बच्चों को ऊर्जा की विकसित करना, समाजीकरण को बढ़ावा देना या फिर टीम भावना को बढ़ाना? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव ही पर्यावरण अध्ययन में भ्रमण का मूल कारण है। साथियों, आपने देखा होगा कि कॉलेजों से टूर जाते हैं भ्रमण के लिए, तो वह किस लिए जाते हैं? ताकि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव हो सके, वो उस चीज को प्रत्यक्ष देख सके जो उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13, कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर 1, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, उसमें अधिक जल होना है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी या फिर मिट्टी कठोर होती है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1, शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए, शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा है जानने के लिए, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक वह नहीं होता है या फिर परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय खत्म हो जाता है। अनावश्यक भय साथियों खत्म हो जाता है, जिससे उन्हें जब परीक्षा होती है उनकी एक्चुअल, तो परीक्षा देते हुए कोई भय नहीं रहता है और वो अपने विचार आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है परपरागण द्वारा, बीज प्रकीर्णन द्वारा, चुनकर चरना या फिर रोग फैलाकर? तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, चुनकर चरना। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों, घास चरने वाले पशु सभी वनस्पतियों को समान रूप से नहीं चरते हैं। आपने देखा होगा कि पशु जब चरते हैं तो वो कुछ ही वनस्पति अधिक खाते हैं, जिससे वे वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं और उनके स्थान पर अन्य वनस्पतियां उगाती हैं। तो इसलिए चरने वाले पशु वनस्पति को बदल देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है? कौन सा विटामिन स्वस्थ अस्थियों के लिए यानी कि स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक है? कैल्शियम एवं विटामिन ए, पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन सी या फिर कैल्शियम एवं विटामिन डी? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, कैल्शियम एवं विटामिन डी। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। हड्डियों के लिए विटामिन डी जो हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है और कैल्शियम, इन दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। प्रश्न नंबर 17, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है? माउंट एवरेस्ट, माउंट केटू, माउंट कंचनजंगा या फिर माउंट धौलागिरी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा?
इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 माउंट K2। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। कुछ साथी सोच रहे होंगे कि माउंट एवरेस्ट इसका सही आंसर होगा। साथियों ध्यान दो, प्रश्न में दे रखा कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारी K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई साथियों 8611 मीटर है। और माउंट एवरेस्ट साथियों हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन वो कहां पर स्थित है? वो स्थित है हमारी नेपाल में, नेपाल में स्थित है, और जिसकी ऊंचाई है 8848 मीटर। तो साथियों ध्यान देना है, अगर भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी आती है तो माउंट K2 है। अगर खाली ये आता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो होगी नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत पर, विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शारीरिक शिक्षा एवं कार्यक्रम के सिद्धांत पर, या फिर ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 शिक्षण विधि के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? ओजोन मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या फिर क्षोभ मंडल। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है, और यह परत पृथ्वी से लगभग 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। साथियों विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई पृथ्वी से 18 किलोमीटर होती है, और साथ ही ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों प्रश्न नंबर 20, तो ध्यान से देखना है आपको। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो कौन सी बीमारी विटामिन सी की कमी से होती है? बेरी, स्कर्वी, रतौंधी, या फिर थकान। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 स्कर्वी। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसका मतलब होता है कि मसूड़ों से खून आने लगता है। इसमें खून आने लगता है मसूड़ों से, और जख्म भी जल्दी नहीं भरते हैं। साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस कार्बिक एसिड। एस कार्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, और साथ ही यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, भारत की प्रथम महिला IPS अफसर कौन है? पद्मजा नायडू, प्रतिभा पाटिल, किरण बेदी, या फिर हंसा मेहता। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 किरण बेदी। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1972 के बैच में किरण बेदी सबसे पहली IPS अफसर बनी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 22 है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये भी। तो असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गैंडा जहां पाया जाता है वो कौन सा अभ्यारण्य है? काजीरंगा, मानस, गिर जंगल, या फिर कान्हा किसली। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 काजीरंगा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। इस अभ्यारण्य की स्थापना साथियों 1908 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर, बेसाल्ट, सिलेट, या फिर ग्रेफाइट। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्न नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा। साथियों ज्वालामुखी से निकलने वाली लावे से जो चट्टान बनती है वो होती है बेसाल्ट चट्टान। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में, मीसोस्फीयर में, या फिर आयनोस्फीयर में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 स्ट्रेटोस्फीयर में, जिसको हिंदी में समताप मंडल भी कहते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर का नाम हिंदी में होता है समताप मंडल। साथियों यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारे तक पहुंचने से रोकती है, जिससे बहुत सारे रोगों का खतरा कम हो जाता है। और इसी परत की ओजोन परत की सुरक्षा के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25,
सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु नानक देव। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर सन 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा है? सीस्मोग्राफ, फिजियोग्राफ, कार्डियोग्राफ या फिर बैरोग्राफ। तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 जून को, 21 मार्च को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 22 दिसंबर। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 28 आज के प्रैक्टिस सेट का, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर मदन मोहन मालवीय। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी साथियों ऑप्शन नंबर 2 स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 29 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो ध्यान से देखना है आपको। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तमिलनाडु का, राजस्थान का, असम का या फिर उत्तर प्रदेश का? तो बिहू साथियों असम राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य चक्र, खाद्य जाल या फिर बायोमास का पिरामिड। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 खाद्य जाल। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे साथियों 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। जय हिंद साथियों।